हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। हम पढ़ रहे थे भक्तिकाल, और भक्तिकाल में सूफ़ी संत काव्यधारा में हमने मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में और उनके लिखे गए पद्मावत के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अन्य सूफ़ी संत कवियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने किसकी रचना की थी? चंदायन की। और कब की थी? 1379 में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की थी 1389 में। 1379 में चंदायन प्रेम आख्यान परंपरा का काव्य है। तो सूफी संत थे, वो ज़्यादातर प्रेम आख्यान ही लिखा करते थे, प्रेम कथा ही लिखा करते थे। तो चंदायन भी उसी परंपरा का काव्य है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा माना है। लोर कथा क्यों माना है? क्योंकि चंदायन का जो नायक है उसका नाम है लोर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि लोर कथा किसने कहा है इसे? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि लोर कथा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चंदायन को। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए हर लाइन पर इसका आप ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन को, हर लाइन को ध्यान से पढ़ते चलिए। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायन के नाम से प्रस्तुत किया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न दृष्टियों से सूक्ष्मतापूर्वक विचार करते हुए इसे भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध किया है। ठीक है, तो भारतीय परंपरा का आख्यान किसे सिद्ध किया गया है? चंदायन को। और किसने किया है? माता प्रसाद गुप्त ने। इसमें नायक का नाम लोर है तथा नायिका का नाम चंदा है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि चंदायन के नायक नायिका का नाम क्या है। ठीक है, इस तरह से आपको चार आपको दिए जाएंगे साहित्य, और उनके नायक नायिका को आपस में मैच करना होता है। तो कि भाई जैसे चंदायन में और दूसरी तरफ आप इसके ऑप्शन होंगे, तो लोर और चंदा के साथ आप मैच करोगे, इस तरह से पेपर में आता है। तो नायक का नाम क्या है? लोर, और नायिका का नाम है चंदा। दोनों का उन्मुक्त प्रेम में इसमें प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि उनको एक दूसरे से बहुत प्रेम था। प्रथम दर्शन में ही दोनों के बीच प्रेम की उत्पत्ति तथा विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना तथा गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना बड़ा ही रोचक है। ठीक है, तो पहले ही जैसे हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना इसे, तो दिखेगा कि जो नायक है लोर और नायिका है चंदा, उन दोनों के बीच में प्रेम की उत्पत्ति है। प्रेम करते हैं दोनों एक दूसरे से, लेकिन जैसे होता है ना, समाज के लोग उसमें बाधा डालते हैं। तो इस तरह से इस उसमें काव्य में भी बताया गया है कि भी प्रेम, इस आख्यान में बताया गया कि उनके बीच में लोग बाधा डाल रहे हैं, और नायिका को नाग डस लेता है और गारुड़ी उसे ठीक भी कर देती है। तो ये सब वर्णन इसमें कहा गया है। ग्रंथ की भाषा कैसी है? वो है अवधि। और शैली कैसी है? कड़वक शैली है। इस शैली में 5 अर्दलियों के बाद एक दोहा है। ठीक है, तो जैसे जायसी ने तो 7 अर्दलियों के बाद एक दोहा डाला था, तो चंदायन ने 5 अर्दलियों के बाद एक दोहा डाला गया है। यह पूर्णतः भारतीय परंपरा का अनुसरण करने वाला ग्रंथ है। पूरी तरह इसमें भारतीय परंपरा का अनुसरण किया गया है। सूफी काव्य का मनसवी शैली का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। मुल्ला दाऊद प्रथम व्याख्यान काव्य के रचयिता माने जाते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि प्रथम प्रेमा आख्यान काव्य के रचयिता कौन है, तो वो माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन, इनमें से 3-4 तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा। फिर अब हम पढ़ लेते हैं कुतुबन के बारे में। तो वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। तो अगर पूछा जाता है कि कुतुबन किसके शिष्य थे, तो वो शेख बुरहान के शिष्य थे। और कौन से वंश के थे? चिश्ती वंश के। तो चिश्ती वंश के जो शेख बुरहान थे, उनके शिष्य थे कुतुबन। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के यहाँ आश्रित थे। तो पहले के जो कवि होते थे, साहित्यकार होते थे, वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। तो कुतुबन किसके आश्रय में रहते थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रय में वो रहते थे, उन पर आश्रित थे। और इस समय 16वीं शताब्दी का मध्य भाग था। तो कुतुबन ने जब काव्य रच रहे थे वो, तो किस समय का काव्य था? 16वीं शताब्दी के मध्य भाग का, यानी कि 1650 के आसपास का। ठीक है, तो 1550 के आसपास का, क्योंकि 16वीं शताब्दी है ना, तो इससे पहले वाला माना जाता है। जैसे 16वीं शताब्दी है, तो 1500 से लेकर 1599 तक 16वीं शताब्दी होगी। ठीक है, तो मृगावती की रचना 1503 के में की थी कुतुबन ने। तो कुतुबन ने किसकी रचना की थी? किस लिए वो प्रसिद्ध हैं? मृगावती के लिए। और वो कब रचना की थी उन्होंने? उसकी रचना की गई थी 1503 में। बस इसे याद कर लीजिएगा, कुतुबन मृगावती 1503। ओके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम काव्य मानते थे, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली यानी कि असाहित को प्रथम काव्य माना है। अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि मुल्ला दाऊद प्रथम प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, ये तो
मतलब एक सभी के लिए है। ठीक है, मुल्ला दाऊद प्रथम प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता माने जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो पहला प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं, मुल्ला दाऊद, अगर ऐसे पूछा जाता है तो। लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो हम कहेंगे कि मृगावती को वो प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मानते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि डॉक्टर नगेंद्र के बारे में कि डॉक्टर नगेंद्र किसे मानते हैं प्रथम ग्रंथ, तो वो मानते हैं हंसावली, या उसको हंसावली को असाहित भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है हर बार। ठीक है, इस ग्रंथ की परिणति शांत रस में है, क्योंकि क्या है, ये एक शांत रस में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें नायक मर जाता है और रानियाँ सती हो जाती हैं। ठीक है, ये भी अवधी भाषा का ग्रंथ है और इस ग्रंथ में भी कड़वक शैली का ही प्रयोग हुआ है। तो जो मुल्ला दाऊद ने लिखा था चंदायन, वो भी अवधी भाषा में लिखा था। जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था वो भी अवधी भाषा में था। कुतुबुन का जो मृगावती है वो भी अवधी भाषा में ही है। ठीक है, बार बार रिपीट करने से क्या है, आपको याद हो जाएगा थोड़ा सा। अब हम पढ़ते हैं मंझन के बारे में। इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है पेपर में। मंझन जायसी के परवर्ती कवि थे। एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती, यानी कि जायसी के बाद आए थे। परवर्ती मतलब उनके बाद आए थे। मधुमालती की रचना की है उन्होंने 1545 में। तो मंझन ने किसकी रचना की है, मधुमालती की, और कब की है, 1545 में। बस आपको ये याद होना चाहिए किसने की है, किसकी रचना की है और कब की है। ठीक है, इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। तो क्या दिखाया इसमें, नायक नायिका का तो प्रेम है, लेकिन उसमें पुराने पूर्व जन्म के बारे में भी बताया गया है। नायक का नाम मनोहर है और नायिका का मधुमालती है। ठीक है, तो अगर आपने ये याद कर लिया कि मंझन ने लिखा है मधुमालती को 1545 में, और नायक का नाम है मनोहर और नायिका का नाम है मधुमालती। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका वो क्लियर हो जाएगा। मनोहर नायिका मधुमालती से एकनिष्ठ प्रेम करते थे। एक हो तो मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति के कष्ट सहते हैं। तो एक तो वो होता है कि मधुमालती को वो प्यार करते थे, उन्हें पाना चाहते थे, उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत कष्ट भी सहे। और दूसरी तरफ महासुंदरी थी प्रेमा, उसको उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ठीक है, तो मनोहर ने जो मधुमालती को प्यार करते थे उसको पाने के लिए कष्ट भी उठाए उन्होंने। और दूसरी तरफ क्या करा कि एक महासुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी, एक सुंदर युवती थी प्रेमा, उसने प्रेम प्रस्ताव दिया था किसको, मनोहर को, उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। सामान्यतः प्रेम आख्यानों में नायिका को बहुपत्नीवादी दिखाया जाता था। तो प्रेम आख्यान जो भी लिखे गए थे ना, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत, तो उसमें रत्न सेन जो नायक थे उनकी पत्नी थी नागमती, और वो उसको छोड़कर पद्मावत से मिलने चले गए थे सिंहलदीप। तो प्रेम आख्यानों में ज़्यादातर नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया जाता था कि एक से ज़्यादा पत्नियाँ होती थी उनकी। लेकिन प्रेम आख्यान इसका अपवाद है। लेकिन जो मधुमालती, ये जो लिखा है ना, मधुमालती की रचना की थी मंझन ने, वो उसमें जो नायक है मनोहर, वो सिर्फ अपनी प्रेमिका मधुमालती को ही प्यार करता है, बहुपत्नीवाद इसमें नहीं है, इसलिए ये प्रेम आख्यान इसका अपवाद है। प्रेम आख्यानों की परंपरागत रूढ़ियों में से नायक का योगी होकर घर से निकलना, किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाना, माँ के शाप के कारण नायिका के पक्षी हो जाने आदि का निर्वाह मिलता है। ठीक है, तो ये होता था कि नायक ने सब कुछ त्याग दिया, वैरागी बनकर घर से निकल गया, या फिर कोई राजकुमारी उधर से निकल रहा था तो वो उसे राक्षस से बचाता है, जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में होता है ना, एक जैसी सी कहानियाँ होती हैं। तो इसी तरह का ये था कि ये सब प्रेम आख्यानों में ज़्यादातर इसी तरह की कहानियाँ लिखी जाती थी, क्योंकि प्रेम आख्यानों के जो कवि थे, सूफी काव्यधारा के जो कवि थे, वो ज़्यादातर हिंदी कहानियों से ही प्रेरणा लेकर कहानी लिखते थे। ऐसा हमने पिछली बार पढ़ा था। कवि का मूल उद्देश्य प्रेम के उच्च और उदात्त स्वरूप को प्रकट करना होता है। तो इसमें देखते हैं कि कवि के जो नायक नायिका हैं बहुत आपस में प्रेम करते हैं, बहुत ही उदात्त स्वरूप उसे प्रकट करता है कवि उनके प्रेम का, और इसमें सफल भी हो जाता है। काव्य की भाषा अवधी तथा दोहा चपाई शैली का लिखा हुआ ग्रंथ है ये भी। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा मलिक मोहम्मद जायसी, उनका भी अवधी का है। ठीक है, और दोहा चपाई में लिखा है। फिर हमने मुल्ला दाऊद के बारे में पढ़ा, ये भी अवधी भाषा का ही ग्रंथ है, चंदायन। फिर हमने कुतुबन का बारे में पढ़ा, इनका जो ग्रंथ है वो है मृगावती, ये भी अवधी भाषा में लिखा है। और मंझन का जो ग्रंथ है मधुमालती, वो भी अवधी भाषा का ही लिखा हुआ ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमने रुक रुक के आराम से इसको समझ लिया है।
मेन मेन चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिए। और अगर ये आपने ढंग से पूरे जो हमने भक्ति काव्य पढ़ा या इससे पहले के हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, अगर आप उनको डिटेल में सुन लोगे ना, अच्छी तरह सुन लोगे 2-3 बार, तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल बुक से हम पढ़े हैं इसको, क्योंकि बुक में कोई भी चीज़, ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होती, सब काम की होती है। इसलिए बुक को ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, 2-3 बार रिपीट कीजिए, फिर बैक क्वेश्चंस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। ये बेस्ट वे होता है 100% मार्क्स लाने का, क्योंकि आजकल तो 100% मार्क्स बहुत आसानी से आ जाते हैं जो ढंग से पढ़ते हैं। क्योंकि नीट के पेपर में, MBBS के पेपर में, किसी भी पेपर में फुल आउट ऑफ 4 मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आप भी ट्राई करोगे तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से अपने मार्क्स ला सकते हो, अपने पेपर को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि हर पेपर आसान होता है अगर उसे ढंग से पढ़ा जाए तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।